हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें अपोफिक्री दिखाई जाती है। वो वापस जिनशी के घर जा रही होती है, लेकिन अभी वो सोच रही होती है। हेड लेडी इन कहती है कि इस जगह को बहुत जल्द ढाया जाएगा, तुम्हें इससे पहले इस राज से पर्दाफाश करना है कि आखिरकार वो श्राप था क्या। अगर इस गुत्थी को हल नहीं किया गया तो मुझे यकीन है कि लेडी अश्ली कभी भी इस सदमे से नहीं उभर पाएगी। इसके बाद वो हेड लेडी इन से कहती है कि मैं कोशिश पूरी करूंगी। तभी सुइरन कहती है कि आपका बिस्तर तैयार है, जिस पर वो कहती है कि हो भी गया। तब वो बिस्तर को देखती है और कहती है कि इनका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। फिर वो सोचती है कि अच्छा हुआ कि मैं जेट पवेलियन नहीं गई, लेडी होंगयांग तो मेरी इंतजार में ही बैठी होगी, सोच रही होगी कि किस तरह से मुझसे सच उगलवाए। हेड लेडी इन को हर पवेलियन में जाने की इजाज़त होती है, वो कहीं ना कहीं आ ही जाती। फिर वो सोचती है कि अब देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तब वो लेडी स्वीडन को देखती है, वो पड़ रही होती है मोमबत्ती की आग में। तो वो कहती है कि इनकी आंखें तो बहुत तेज़ है। तभी वो कहती है कि तुम्हें अगर कुछ पढ़ना है तो उस तरफ किताबें हैं। फिर वो दूसरे कमरे में चली जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर मेरे टेस्ट टाइप कुछ होगा। फिर वो एक किताब को खोल के पढ़ने लगती है, लेकिन फिर उसे बंद भी कर देती है और कहती है कि इनका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल है। फिर वो दूसरी तरफ एक बक्से को देखती है, वो उसके पास जाती है, लेकिन तभी सुइरन उसके पास आके कहती है कि बहुत उत्सुक हो। तब वो कहती है मैं तो बस इसे देख रही थी, मैं खोलने नहीं वाली थी। तब वो कहती है कि खोल के देख लो। उसके अंदर जिंशी के सारे खिलौने होते हैं और वो उसे दिखाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक लकड़ी का सिपाही उठा लेती है और कहती है कि ये जिंशी को बहुत पसंद था। जब इसे छिपाया गया तो वो बहुत रोया था। तब अपोफिक्री पूछती है कि छिपाया गया, लेकिन क्यों। वो एक चीज़ को पकड़ लेते तो बाकी सबको नज़रअंदाज कर देते और इसलिए इन सारे खिलौनों को एक के बाद एक छिपा दिया गया। बेचारा गाओशुन, उसने बहुत ही ज़्यादा कड़ा वक्त देखा है इसकी वजह से, लेकिन आखिरकार जिंशी रोए या कुछ भी करे, उनके पास एक खिलौना ज़्यादा वक्त तक नहीं रहने दिया जाता था। ये उनकी माँ की इच्छा है। तभी अपोफिक्री सोचने लगती है, वो कहते हैं कि जिंशी का बचपना इसीलिए नहीं गया। कभी कभार आप किसी के बचपन को दबाओ तो वो उसकी सारी जिंदगी तक साथ निभाता है। उनके किरदार में उनका बचपन कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें एक अनापरस्त किन्नर समझते हैं। फिर वो एक कागज़ की पर्ची को खोलने लगती है, लेकिन सुइरन उसके पास से ले लेती है और कहती है कि इसको फेंकने को कहा गया था, किसी को बताना मत। तब वो कहती है कि मैं ये उठा लूँ, और फिर सुइरन कहती है कि उठा लो, और फिर वो उसे ध्यान से देखने लगती है। सुइरन कहती है कि ये तो बस एक पत्थर है, पता नहीं उन्हें ये कहाँ से मिल गया था। तब वो कहती है कि क्या आप इसको फेंक देंगी। तब वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रही थी, आखिरकार ये एक पत्थर ही है। तब वो कहती है कि बहुत अच्छे, असल में ये जहर है। तब अपोफिक्री सोचती है कि इतनी जहरीली चीज़ आखिर यहाँ कर क्या रही है। फिर उसे कमरे की झलकियाँ याद आती है और वो कहती है कि शायद मैं नतीजे पर पहुँच गई हूँ। फिर वो पूछती है कि मासी के राजा कभी जिनसी से मिलने आते थे। तब सुइरन कहती है कि हाँ, एक दो बार आए थे। कल मैं राजा के श्राप की गुत्थी को सुलझा लूंगी, आप तब तक का इंतजार कर ले। फिर हम देखते हैं कि जिंशी भी उनके साथ आया होता है। वो कहती है कि आखिर ये क्यों आया है, क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है। फिर वो कमरे के अंदर चली जाती है। वो ब्रश को देखती है और कहती है कि इसको तो काटा गया है ताकि ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए, जैसा कि मैंने सोचा था। फिर वो असली से पूछती है कि बताइए क्या उन्हें पेंटिंग का शौक था। तब वो कहती है कि उन्होंने मेरे लिए एक बार पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी को मत बताना, वरना वो इससे मुझसे दूर कर देंगे। तभी जिंशी बेचैन हो जाता है। माओ कहती है कि आखिर ये क्यों बेचैन हो रहा है, ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साफ नजर आ रहा है। फिर वो कहती है कि मुझे पता है और बहुत कुछ नहीं पता मासी के राजा के बारे में, लेकिन श्राप का नतीजा करने के लिए मुझे सबूत चाहिए। फिर अपोफिक्री कहती है कि क्या यहाँ पर वो पेंटिंग करते थे। फिर हेड लेडी इन कहती है कि मुझे नहीं पता, ये कमरा बंद रहता था, बंद कमरे में क्या होता था ये सिर्फ एक लेडी इन जानती थी। तब वो उन्हें लेने चली जाती है। फिर मामो कहती है कि क्या मैं ब्रश उठा लूँ, और वो ब्रश उठा लेती है। वो उसको सुनकर कहती है कि ये तो उन्हीं खनिजों की खुशबू है। फिर वो कहती है कि ये फर्श पे भी गिरे हुए हैं, लेकिन इनको मिटाने की कोशिश की गई है। तभी वो देखते हैं कि दीवार के पास बहुत सारे रंग बिखरे पड़े हैं। फिर वो दीवार को दबा कर देखती है और वो कहती है कि यहाँ पर तो एक के बाद एक कागज़ की परतें चढ़ाई गई है, ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो चुका है। ऐसा लगता है कि मैंने श्राप का राज खोज लिया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी खोज लिया है। तभी वो लेडी इन आ जाती है। मामा उसके पास आती है। फिर वो उससे पूछती है कि बताओ मुझे। तब लेडी असली कहती है कि ये बोल नहीं सकती, राजा के बहुत सारे राज थे, इसलिए उनकी खिदमत के लिए ऐसे इंसान को रखा गया जो बोल ही नहीं सकता। वो उससे कहती है कि बस हाँ या ना में सर हिलाना, क्या यहाँ पर पेंटिंग होती थी। तब वो चुप रहती है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं। फिर वो पूछती है कि दीवार के अंदर कुछ है। तब उसकी आंखें फट जाती है और वो कहती है कि समझ गई। फिर वो दीवार के पास जाने लगती है। वो कहती है कि इस दीवार में कुछ तो है। फिर वो कहती है कि क्या मैं कागज़ को हटा सकती हूँ। तभी लेडी असली कहती है कि इस जगह को तोड़ा जाना है, तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर अपोफिक्री ध्यान से कागज़ की परतों को हटाने लगती है। उसके अंदर से एक पेंटिंग नमूदार हो जाती है और वो कहती है कि मैं राजा के बारे में अब कुछ कुछ समझने लगी हूँ। लोग कहते हैं कि वो एक बेवकूफ़ इंसान था जिसको किस्मत से बादशाहत मिल गई। जिस तरह से रंगों को भरा गया है, जिस तरह से सटीक मिश्रण किया गया है, नहीं, वो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं था। रंगों को बनाने के लिए जिन खनिजों का इस्तेमाल किया गया है वो ऑर्फिमेंट है। वो कहती है कि ऑर्फिमेंट एर्सेनिक जैसे ही बर्ताव करता है।
और एर्सेनिक चीज़ों को गलने से बचाता है। पहले तो मुझे लगा ये सिर्फ ऑर्फेमिट है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया था। उनकी वजह से एक ऐसा मिश्रण पैदा हुआ जिससे कि इंसानी शरीर को गलने से बचाया जा सके। ये पेंटिंग इसका सबूत है। फिर वो सोचने लगती है कि एक राजा जो कि अपना वक्त पेंटिंग में ज़ाया करता था, किसी को भी ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए सबसे ये छुपाया गया। खास करके उनके आसपास के लोग जो उन्हें बेवकूफ़ समझते थे, वो इन्हें ये करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते और इसीलिए एक ना बोलने वाली मुखादमा को रखा गया ताकि ये राज बाहर ना जा सके। फिर वो दीवार पे हाथ मारती है और कहती है कि ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा नर्म है। पता नहीं कितनी पेंटिंग्स बना के रखी है उसने इसके पीछे। उनकी माँ, जो कि यहाँ की रानी भी थी, जिनको लोगों ने एम्प्रेस का खिताब दिया, वो जानती थी कि उनका बेटा राजा बनने के लायक नहीं है, लेकिन किस्मत से उनका बेटा राजा बन गया। लेकिन वो उसे बचाना चाहती थी और उसने अपने बेटे को बचाने के लिए सारी ताकत अपने ज़ेरे साया कर ली। उसने अपने बेटे को वो सब कुछ दिया जो वो दे सकती थी, ये कमरा जहाँ पर वो पेंटिंग करते थे। फिर वो लेडी एशलीन से कहती है कि बस यही सच्चाई है। तब लेडी एशली कहती है कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। फिर वो पेंटिंग के पास चली जाती है। मामा उन्हें देखकर कहती है कि शायद वो उनमें कुछ ढूंढ रही है, शायद अपने सवालों के जवाब। तभी लेडी एशलीन सोचती है कि ये कितना उकसाने वाला है। वो मर चुका है, लेकिन उसका दबदबा अभी भी मुझ पे महसूस होता है। मैं चौंक जाती अगर मैं भी इस चित्र का हिस्सा होती। नहीं, मैं तो उसकी ज़िंदगी से गुजर जाने वाली एक लड़की हूँ। मेरे पेट पर ये निशान, बस यही एक वजह है कि मैं यहाँ की राजमाता बन गई। एक बच्ची जो कि मासी के राजा की जद में आई और उसका निशाना बन गई, जिसकी वजह से वो पेट से हुई। लोग मुझे इस तरह से बुलाते हैं जब उन्हें मुझे नीचा दिखाना होता है। बेशक और भी लड़कियाँ इसका निशाना बनी थी, लेकिन मैं अकेली नहीं थी जिसने राजा के इस चेहरे को पहचान लिया था। मेरे पिता एक नौकरशाह थे और मेरी माँ उनकी एक कॉक्यूबाइन। मेरा चेहरा जवान दिखता था और तो और मेरे मासिक भी आना शुरू हो गए थे। और तभी मेरे पिता ने सियासती मफाद के लिए इस घिनौने मंसूबे को जन्म दिया। मैं एक बीच के दर्जे की कॉक्यूबाइन की लेडी इन वेटरिन बनी, जो कि मेरी ही बहन थी, सौतेली बहन। मेरे पिता ने ही उसे वहाँ पर फाइज किया था। उनके घिनौने मंसूबे के जद में वो भी आ गई थी। उसने कहा कि आज राजा मुझसे मिलने आएंगे। मैंने उन्हें देखा है, वो बहुत ही खूबरू है। कोई भी लड़की उन्हें देखेगी तो पागल हो जाएगी, तुम देखना। फिर राजा आया। मेरी बहन ने कहा मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और उसका हाथ छूने की कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं कि वो घबरा जाता है और उसका हाथ झटक देता है। वो एक तरफ जाकर गिरती है और राजा एक तरफ कोने से लग जाता है। असलीन सोच रही होती है कि मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए था। क्या मुझे अपनी लेडी के पास जाकर उनको दिलासा देना चाहिए था या फिर राजा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन मैंने क्या किया। हम देखते हैं कि असलीन राजा की तरफ जाने लगती है और उसके पास जाकर कहती है आप ठीक तो है ना। राजा उसे देखता है और वो कहती है कि उसने मुझे देखा और बस उसके देखते ही सब कुछ बदल गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, मेरी जान पर कई बार खतरे आए। एम्प्रेस ने उस बच्चे को राजा घोषित कर दिया और अपना पोता मान लिया। वो अपने बेटे को देखकर खुश होती है और फिर निराश हो जाती है। वो कहती है वहाँ पर एक लड़की भी थी जिसने एक लड़की को जन्म दिया। उसने कहा कि वो राजा की बेटी है, लेकिन राजा ने उसको धुतकार दिया, कहा कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये उस वैद की बेटी है जो यहाँ पर आया था। उस वक्त वैद को किन्नर बनाया नहीं जाता था, लेकिन उस हादसे के बाद वैद को भी किन्नर बनाया जाने लगा। वो वैद जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था उसे बच्ची दे दी गई और यहाँ से निष्कासित कर दिया गया और वो लड़की। फिर और बहुत सारा वक्त गुजरा। मैं अब जवान हो चुकी थी। माजी के राजा ने भी मेरे पास आना छोड़ दिया था। कॉक्यूबाइन कहती है कि महल के पीछे की जगह को और भी बढ़ाया जा रहा है, जिस पर असली जवाब देती है कि मैंने सुना है कि मास्टर शिंगशु ये करवा रहे हैं। उस जगह को इनर कोर्ट बुलाया जाने लगा। वो बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बुलाया गया, छोटी लड़कियों को। हम देखते हैं कि असली राजा को देखती है, एक बेवकूफ़ मर्द जो कि अपनी माँ की कठपुतली था। हम देखते हैं कि राजा असली को देखता भी नहीं है और उसके सामने से गुजर जाता है। असली उसे देखती है और वो एक छोटी सी बच्ची के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और असली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहती है कि एक ऐसा मर्द मुझे कैसे भूल सकता है, ये मेरी बेइज्जती थी, मैं ये कैसे फरामोश कर लेती। रात होती है। असली राजा के कमरे में आ जाती है। वो कहती है आप मुझसे डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं जवान हो गई हूँ या फिर इस निशान की वजह से जो मेरे पेट पर है? वो कहती है कि वो मुझसे भीख मांगने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे सर पे जुनून सवार था। एक ऐसी लड़की जो कि उसकी हवस का निशाना बनी थी, जो आगे चल के एम्प्रेस बनने वाली थी, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा चाहती थी। वो इंसान उसे याद रखे दूसरों से ज़्यादा, बस वही वो लड़की हो जिसे वो कभी ना भूल पाए। लेकिन उसके बाद उस इंसान का दिमाग तबाह हो गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मैं सोचना भी नहीं चाहती थी कि किसकी गलती थी और आखिरकार वो बस उस कमरे के होकर रह गए। वो बस अपनी माँ के बारे में सोचते थे और उन लड़कियों के बारे में जो कि छोटी बच्चियाँ होती थी। उन्होंने मुझे कागज़ पे बस एक बार उतारा। वो चित्र मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन चित्र था, लेकिन फिर मैंने स्वीडन से कहा कि उसे फेंक दे। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं रही थी, जैसे कभी माजी के राजा को मेरी ज़रूरत नहीं रही थी। फिर हमें जिनशी दिखाया जाता है,
वो कहता है कि वो हमसे एक बार मिलने आए थे, आपको याद है? जिस पर असली कहती है कि हाँ, उस वक्त को बहुत वक्त हो चुका है। तभी वो कहता है कि उन्होंने मुझे एक चीज़ दी थी जिसका जिक्र आज हुआ। फिर वो उसे वो पत्थर दिखाने लगता है। वो कहता है कि सूरन ने इसे मुझे वापस दे दिया। तब वो कहती है कि हाँ, एक ऐसा बेटा जो घृणा से जन्मा, एक ऐसा बेटा जो कि सिर्फ एक गलती था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी जान है। तभी जिंगशी कहता है कि मैंने एक चित्र देखा था, एक लड़की जो कि खुले रंगों के लिबासों में थी। मैंने ये पत्थर उठा लिया क्योंकि इसने मुझे उस चित्र की याद दिलाई। तब वो सोचती है कि मुझे याद आता है मैंने उससे कहा था कि ये पत्थर फेंक दे। वो कहता है कि आपने कभी दादी के रंगों का इस्तेमाल किया था। वो जिंशी को देखती है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है और फिर उसे वो पेंटिंग भी याद आने लगती है। वो उस लड़की को देखती है, फिर वो कहती है कि नहीं, ये तो बस एक संजोग है। जिनशी पूछता है कि वो जो उस तस्वीर में है, मुझे वो एम्प्रेस लगती है। आखिर वो हमसे कहना क्या चाहते हैं, आप जानती है? तभी उसे पुरानी झलकियाँ याद आने लगती है और वो कहती है कि मैं नहीं जानती, मैंने चुना है कि मुझे कुछ भी नहीं जानना। फिर वो कहती है कि मैंने देखा कि तुमने अपने लिए उस लड़की को चुना है। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तब वो सोचती है कि मैं इससे ज़्यादा इसको समझती हूँ। फिर वो उसके बचपन के रूप को याद करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सालों के बाद देख रही हूँ। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि अपनी मनपसंदीदा चीज़ों को लोगों से छुपा के रखो, वरना लोग उस चीज़ को तुमसे छुपा लेंगे। और यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।